आजम स्वाति को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है एक ट्वीट के ऊपर। हुकूमती इत्तेहादी ने अपनी ट्वीट के अंदर इदारों को निशाना बनाया है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की सियासत क्या नाकाम हो गई है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ पंजाब के अंदर हुकूमत की तब्दीली के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और ये करना क्यों जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी कोशिश होगी कि आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जाए और कुछ दीगर खबरें भी शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आजम स्वाति साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज कोई ट्वीट्स वगैरह की थी, वैसे तो कल जो तकारीर वगैरह भी हुई उसमें भी उन्होंने काफी सख्त तकरीर की थी। अपनी ट्वीट्स के अंदर उन्होंने कुछ अफसरान को, कुछ लोगों को निशाना वगैरह बनाया। तो इस सिलसिले में FIA ने फिर मुकदमा दर्ज किया है। उस मुकदमे के अंदर कुछ और लोगों को भी नामजद किया है, कुछ और ट्वीट्स भी हैं। और आजम स्वाति साहब को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त उनकी वीडियो भी है और वो बता रहे हैं कि आज ये लोग कानून के मुताबिक आए थे, वारंट लेके आए थे और वारंट ला के इन्होंने मुझे दिखाया और फिर गिरफ्तार किया। तो ये तरीका कार तो ठीक है, लेकिन माजी में जिस तरीके से मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ जो सलूक किया, मेरी वीडियोस रिलीज की गई, मुझे बहाना करके तशद्दुद किया गया, एक लंबी चार्ज शीट है जो आजम स्वाति साहब बार बार कहते हैं। कल शहबाज गिल साहब ने भी जलसे के अंदर बड़ा, आपने पता, बड़ी सख्त उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा हमारे साथ जो सलूक किया गया, क्या ये सलूक मुनासिब है, और तफसील से उन्होंने उसके ऊपर बात की। अब आजम स्वाति साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आज या कल किसी टाइम पे फिर उनको अदालत में भी पेश किया जाएगा। देखते हैं अब ये केस आगे किस तरफ जाता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जनाब अब बिल्कुल चीजें चेंज हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हुकूमती रवैया वही है और हुकूमत के अंडर ही ये इदारा आता है FIA, और उसी ने उनको गिरफ्तार किया। अच्छा, अब ये जो चीज है उनकी गिरफ्तारी की, ये ऑब्वियसली एक तरह से उनके ऊपर इल्जाम है कि वो इदारों को टारगेट कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि वो एक शख्सियत को या दो शख्सियतों को टारगेट करते हैं और इस तरह वो इदारों को टारगेट नहीं करते। कल शहबाज गिल साहब ने भी इसी किस्म की बात की। अच्छा, अब मैं आपको हुकूमती इत्तेहादी की एक चीज दिखाना चाहता हूं, इसके बाद मैं आऊंगा इमरान खान की क्या सियासत नाकाम हो गई है। ये बड़े एक बहस चल रही है कि जनाब उसको इलेक्शन भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, उसमें मैं आता हूं और कल के जलसे के हवाले से कुछ चीजें वो शेयर करूंगा। लेकिन पहले एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों बिलावल साहब एक जगह पे गए थे और वहां पे अली वजीर साहब की रिहाई के हवाले से लोगों ने नारे लगाए थे और बिलावल ने कहा था कि जाके जिन्होंने रिहा करना है उनके सामने जाके एहतजाज करो। बुनियादी तौर पे हमारे इदारों के ऊपर बिलावल साहब ने इल्जाम लगा दिया। वजीर कानून भी उस वक्त के वहां पे बैठे हुए थे। अब एक और हुकूमती इत्तेहादी हैं मोहसिन दावड़ साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट ये किया कि आज मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA ने ताजिकिस्तान सफर करने से रोक लिया है। वहां पे हेरात सिक्योरिटी डायलॉग होना था, वहां पे उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, मुझे रोक लिया गया है। उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट ने मेरा नाम रिमूव कर दिया था ECL से 2 महीने पहले। और आगे वो ये सारी ट्वीट इंग्लिश में है, मैं उसका उर्दू तर्जमा आपको बता रहा हूं। कुछ चीज मैं इंग्लिश में जो आखिरी 2-3 उनके जुमले हैं वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरा नाम रिमूव कर दिया था कैबिनेट ने 2 महीने पहले, आगे जाके वो लिखते हैं वंस अगेन न्यूट्रल हवलदार डेमोन्स्ट्रेट्स दैट ही हैज मोर अथॉरिटी देन द फेडरल गवर्नमेंट, कि जो न्यूट्रल हवलदार है उसकी वजह से मुझे रोका गया है और उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है फेडरल गवर्नमेंट की निस्बत। भाई फिर आप गवर्नमेंट से अलग हो जाए, बताएंगे जी हमारा कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है, गवर्नमेंट से सपोर्ट आप वापस ले लें। तो गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी हैं, इदारों को निशाना भी बना रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने किस तरह की बात की है, इसके ऊपर हुकूमत को कोई गुस्सा भी नहीं आया होगा और ना ही उनके जज्बात को कोई ठेस पहुंचा होगा। अच्छा, आगे भी पूरे इन्होंने थ्रेड लिखा है। आगे थ्रेड में वो क्या लिखते हैं कि ओनली few days ago Pak civil society was celebrating Bajwa's speech in which he accepted military's interference in politics and announced a non-interference policy in this politics. ठीक है, is this neutrality and non-interference a privilege limited to Punjab only? ठीक है, उन्होंने कहा कि बाजवा साहब की बड़ी आप स्पीच जो है
وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے نیوٹرلٹی کے حوالے سے کہ جب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، پالیٹکس میں ان کی انٹرفیئرنس نہیں ہے، تو کیا یہ جو ہے انٹرفیئرنس نہیں ہے جو مجھے روکا گیا؟ وہ جو الزام لگا رہے ہیں، مطلب وہ ڈائریکٹ ادارے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، بھائی ایف آئی اے آپ کی حکومت کے انڈر ہے، آپ ان سے پہلے یہ تو پوچھیں نا کہ اس میں وزیر داخلہ کو ٹیگ کریں، کہیں وزیر داخلہ صاحب یہ ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے، وزیر اعظم صاحب یہ ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اعظم سواتی کو ایف آئی اے پکڑے تو وہ حکومت کے انڈر، اس پہ آ کے جناب ایف آئی اے کے افسران کو ساتھ بٹھا کے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ جناب یہ ایف آئی اے کی کارروائی ہے۔ محسن داوڑ صاحب حکومتی اتحادی کو ایف آئی اے روکے تو وہ اداروں کی ذمہ داری، اس کے اوپر جو ہے وہ اداروں کے اوپر الزام لگائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آگے انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کی، انہوں نے کہا کہ ایک منتخب رکن کو روکا گیا ہے جو ہزاروں پشتونز کا ریپرزینٹیٹو ہے، نمائندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ پشتونز ول کنٹینیو ٹو بیکم وکٹمز آف ملٹری اسٹیبلشمنٹس پالیسی پروٹیکٹنگ دیئر کارپوریٹ انٹرسٹ۔ اگین انہوں نے اس کو ایک لسانیت کا ایک ایتھنک رنگ دینے کی کوشش کی کہ جناب مجھے صرف اس لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ میں جناب پشتونوں کا لیڈر ہوں۔ تو عمران خان جو ہے وہ کوئی یوگوسلاویا کے لوگوں کا لیڈر ہے، جو شہریار آفریدی ہے یا خٹک صاحب ہیں یا اسد کیسر صاحب ہیں یا پھر جو اعظم طارق پرنسپل سیکرٹری تھے، بھائی اس میں لسانیت کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ پشتون تو اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں اور آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ اور پورا ملک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، اسی طرح آپ کے بھی پسند کرنے والے لاہور میں بھی ہوں گے، کراچی میں بھی ہوں گے۔ اس کو وہ رنگ ایتھنک رنگ دینا کیوں ضروری ہے؟ مطلب اتنی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ضروری ہے؟ بھائی آپ کو روکا گیا، ٹھیک ہے، آپ سے زیادتی ہوئی ہے، کسی کو نہیں روکنا چاہیے، آپ اس کو پارلیمان میں اٹھائیں، اپنے حکومتی اتحادیوں سے اٹھائیں۔ آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی ادارہ ملوث ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے کوئی آپ ریزولوشن پیش کر دیں اپنی حکومت کو، حکومت سے کہیں کہ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کر لے۔ آپ نے پہلے تو ڈائریکٹ اداروں پہ الزام بھی لگایا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کہہ دیا کہ جناب اس لیے یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ میں پشتونوں کا نمائندہ ہوں۔ تو میرا نہیں خیال کہ پشتونوں کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے۔ پشتونوں کا نمائندہ تو خان صاحب بھی ہیں، میاں صاحب بھی جب پشتونوں سے ووٹ لیتے ہیں، ہر کوئی پشتونوں سے ووٹ لیتا ہے، پشتون تو پاکستان کا حصہ ہی ہے۔ ہاں، کوئی آپ افغانستان کے پشتونوں کے اگر نمائندے ہیں وہ اور الگ بات ہے کہ جناب ان کو ہو سکتا ہے کہ جناب پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے حوالے سے ان کے کوئی ریزرویشن ہو سکتے ہیں، باقی تو کوئی سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، سب کو ایشوز ہیں۔ کیا عمران ریاض کوئی بلوچی تھا جس کو ایک تھانے میں آپ کی گورنمنٹ نے پھیرایا؟ کیا ارشد شریف جو ہے وہ پشتون تھا، بلوچی تھا، سندھی تھا؟ کیا تھا ارشد شریف؟ یا انڈین تھا جس کے اوپر پرچے پورے ملک میں کرائے گئے؟ اعظم سواتی صاحب بھی تو ایک پشتون ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے اوپر کتنی آواز آپ نے اٹھائی؟ عمران خان بھی تو ایک غیرت مند پشتون ہمارا وزیر اعظم تھا، اس کی حکومت کا جس طرح خاتمہ ہوا، اس کے اوپر جس طرح حملہ ہوا، اس کے اوپر آپ نے کتنی آواز اٹھائی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے پاکستانی ہیں، سارے برابر ہیں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو غلط ہے۔ پشتون ہمارے بھائیوں نے وار آن ٹیرر میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن آئے۔ پر اینی وے یہ بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے اگر اس کو ہم وہ کسی فرقے سے جوڑ دیں کسی چیز کو، یا کسی لسانی مسئلہ ڈال دیں، یا اس کے اندر ایتھنیسٹی سے کوئی چیز کو جوڑ دیں، تو اس سے جوڑنے کے بجائے جو مسئلہ ہے اس سے آپ اس کو جوڑیں، اور وہ مسئلہ جڑا ہوا ہے اس حکومت کے ساتھ جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، ان سے کہیں جناب ہماری اب آپ کے لیے سپورٹ نہیں ہے، کریں آج خلاف ٹویٹس شہباز شریف کے، رانا صاحب کے، اس لیے کہ حکومت تو ان کی ہے، بلاول صاحب کے، ان سب کے، لیکن حکومت کے مزے بھی، حکومتی دوستوں سے دوستیاں بھی، اور پاکستانی ٹیکس پیئرز کے منی پہ دنیا بھر میں سفر بھی، اور پریولیجز بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ٹارگٹ بھی کرنا، پاکستان کو اس طریقے سے کہنا کہ جناب ہر چیز یہاں پہ بری۔ ہاں، پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، میاں صاحب بھی کمپلین کرتے ہیں، خان صاحب بھی کمپلین کرتے ہیں، لیکن وہ جو مسائل ہیں وہ آپ لوگوں نے ٹھیک کرنے، آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اینی وے آخر میں ایک اور چیز میں شیئر کرنے سے پہلے جو خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے ہے اور پنجاب حکومت کے حوالے سے ہے، پنجاب حکومت کو گرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن ایک چیز جو ہے آئی ایس پی آر نے جناب ایک بیان ریلیز کیا ہے جنرل باجوہ کے، جو وہ ہیں اثاثے، آپ کو پتا بڑا چرچا ہے انڈیا کے، اس میں بھی چرچا ہو رہا ہے جنرل باجوہ کے اثاثوں کا۔ تو آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے جناب ایک بیان جاری کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف
मजमूम मुहिम पर ISPR का बयान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के एहसासों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराह कुन अदादो शुमार शेयर किए गए। ये गुमराह कुन अदादो शुमार मफरूजों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। ISPR एक खास ग्रुप नहायत चालाकी और बददियानती के साथ जनरल बाजवा की बहू के वालिद, समधी और फैमिली के एहसासों को आर्मी चीफ और खानदान से मंसूब किया है। खास ग्रुप ने उन्होंने कहा ये क्या कि जनाब एक खास ग्रुप ने ये हरकत की है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जनाब ये सरासर गलत तासुर दिया जा रहा है कि ये एहसास आर्मी चीफ जनरल बाजवा के 6 साल दौर में उनके समधी की फैमिली ने बनाए, ये कतई तौर पर हकायक के मुनाफी है और खुला झूठ है और बदनीति पर मबनी है। ISPR आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया, खानदान का और उनके खानदान का हर एहसासा FBR में बाकायदा डिक्लेयर्ड है। तो ये उन्होंने अपने एहसासों के हवाले से जो बहस चल रही है, आपको पता है भारतीय मीडिया भी उस पर बात कर रहा है, पाकिस्तान में भी बात कर रहा है। कल खान साहब ने भी अपनी तकरीर के अंदर एक इशारा किया कि वो शख्स जिसके एहसासों में बड़ा इजाफा हुआ है। पर एनीवे ये ISPR ने उसकी तरफ से जो फैमिली की तरफ से एक बयान जारी किया और कहा कि ये जो है ये हकायक से मुनाफी है। तो बहुत सारी चीजें वो रिपोर्ट हो रही थी, तो ये भी मैंने आपको बता दी कि उनका मौकिफ क्या है। अब ये जिन लोगों ने खबर दी है, ऑब्वियसली मफरूजों के ऊपर झूठी खबर दी है, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको अदालत में लेके जाया जाएगा, उस हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई है। अच्छा, अगली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि खान साहब की सियासत कहते हैं कि जनाब बिल्कुल नाकाम होगी, इलेक्शन नहीं मिला, उसको ये नहीं मिला, आर्मी चीफ को वो तैनात नहीं कर सका। लेकिन आप देख लें कि क्या सियासत जो है वो बंद कमरों में हुकूमत गिराने का नाम है या कोई इंतजामी अपॉइंटमेंट्स करने का नाम है? इस वक्त आप सियासत किसको कहेंगे? जमहूरियत के अंदर सियासत यही कहेंगे आप उसको कि जमहूर में जो मकबूल हो। तो हालत इस वक्त ये है कि ये लोग इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग से मेरी मुराद जो है हुकूमती शख्सियात, हुकूमती इत्तेहाद। इन्होंने इमरान खान से कहा कि असेंबलियां आप तोड़ दें, इस्तीफे दे दें तो 2 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अब इनकी बड़ी ख्वाहिश थी बहुत सारे लोगों की कि जनाब इमरान खान आएगा और पता नहीं इधर क्या होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कोई मार कुटाई होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन उसने एक ऐसी सियासी चाल चली और वो इस्तीफे दे के बात करके और असेंबलियां तोड़ने की तरफ बात करके हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। जो लोग पहले बयान दे रहे थे, मरियम बीबी, राना सना और दीगर जनाब कि KPK की असेंबली तोड़ दें, पंजाब की असेंबली तोड़ दें, इलेक्शन हो जाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम नहीं ये तोड़ने देंगे। अब ये बयान आ रहे हैं हुकूमती शख्सियात के कि पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दीली के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब भी वहां पे आ रहे हैं, हारून रशीद साहब जो है सीनियर साफी और तजिएकार, उन्होंने भी एक आधे दिन पहले अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि किस तरीके से ये वहां पे तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी। उसमें पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, दीगर चीजें हो सकती हैं। उसी किस्म का खेल देखेंगे हम जो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए किया गया था। तो पंजाब के अंदर अब ये वो करने की कोशिश की जा सकती है। अब ये किस हद तक मुमकिन होगा, मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा ये सब कुछ करना। लेकिन कल खान साहब ने जो जलसे में बहुत सारी बातें की और खान साहब के सियासत की जो नाकामी की बात करते हैं, उनको थोड़ा से देखने की जरूरत है कि खान साहब अपनी सियासत को किस तरह लेके चल रहे हैं। कल उनकी बहनें भी जो है ना सामने नीचे सड़क पे जमीन पे बैठी हुई थी। आपकी बाकी जो पॉलिटिकल शराफिया है, क्या फरियाल तालपुर कभी जमीन पे जाके आवाम के साथ बैठेंगी? तो फिर या मरियम बीबी की बहन जाके कभी उधर नीचे बैठेंगी, या नवाज शरीफ की बहन उधर जाके नीचे इस तरह आवाम में सड़क के ऊपर बैठेंगी? तो मसला ये ना कि समझें ये वो दौर गुजर गया कि जब आप 2 कॉलम खबर लगा के कहें कि सियासत किसी की नाकाम होगी या कामयाब होगी। वो कल आवाम ने देख लिया कि किसकी सियासत कामयाब है या किसकी नाकाम है। हाँ, बंद कमरों में जी हम मिलकर हुकूमत गिरा देंगे, भाई कब तक बंद कमरों में रहेंगे? जमहूरियत में तो जमहूर के दरमियान सियासत होती है और वो कब तक आप उसको रोक के रखेंगे? जब भी आप जाएंगे अवाम ने अपना फैसला सुना देना है। जिधर भी आप जाते हैं अवामी जो मूड है वो भी आपको नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर आपने जज करना है कि किसकी सियासत नाकाम हुई है और किसकी सियासत कामयाब हुई है, वो आप देख लें अवाम के अंदर जाके। और एक ही पैमाना होता है जमहूरियत में, एक ही पैमाना है कि जमहूर फैसला करेगा कि कौन कामयाब है कौन नाकाम है। उस पैमाने को आप आजमाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सारी चलाकियां, तबसरे, तजिए, जनाब असल तो पैमाना वो होगा ना जिस दिन अवाम में आप जाएंगे। तो वहां पे जाने के लिए आप तैयार नहीं है, तो फिर पता चल जाएगा कि किसकी सियासत नाकाम है और किसकी सियासत कामयाब है। एनीवे, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।